मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी, जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। एक दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पे काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही, मैं अपने मामूली से खर्चों के पैसे निकालकर भी सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था, और पाई पाई जमा करके और कुछ अपने गांव की जमीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ दुकानें खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसे भेज रहा था। मैं 17 साल की उम्र में ही लंदन चला गया था, और जब 27 साल का हो चुका था, यूं अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार न थे। मुझे ये भी सहारा था कि जो भी मैंने पैसे घर भेजे हैं, वो सब मेरे बाप ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसीलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा सा काम करके अपना घर बसा लूंगा। लेकिन पापा की वसीयत ने तो मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतजाम करके दिया था। इसीलिए घर पे और पापा की बाकी जायदाद पे सिर्फ और सिर्फ रेशमा का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब तुम लंदन गए थे, तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वो एक पागल कम उम्र से ही मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलो, इतनी बड़ी बात उस समय न होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही रेशमा के नाम होता, और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पे साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेहिसी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में भी ये भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो रेशमा से शादी करेगा, और उसे तलाक नहीं देगा, न ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे बाप ने कुएं में डाल दी थी। मेरे हाथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरे गुस्से से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते हैं? चलो, मैं रेशमा की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथों कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही बाप के घर में रहने की इजाजत तक न थी। इस घर में भी नहीं रह सकता था जिसकी शादी रेशमा से होती। ये अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिख छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पे इस कदर गुस्सा आ रहा था कि मैंने वो सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का भी मन नहीं हुआ था। मुझे पता था जरूर मुझसे विनती की गई होगी कि रेशमा पागल है, उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है, प्रॉपर्टी के लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसे जिंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर लेना। इसी तरह की बातें पापा ने खत में लिखी होगी, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने को नहीं हुआ। इसीलिए मैंने वो खत दराज में फेंक दिया और दराज को बंद कर दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ रेशमा की मौजूदगी या उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत से मिले जुले भाव से कहा, वो पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वो अपनी रजामंदी दे सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, ये मेरे ही बाप का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही बाप की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो रेशमा को आप वापस इस घर में लेकर आए, या फिर मैं शाम को
आपको घर से निकाल के घर को ताला लगा दूंगा। वकील ये कहकर वहां से चला गया और मेरा जी चाहा अपना सर दीवार पे दे मारूं। रेशमा उम्र में 22 साल की थी, लेकिन उसकी अक्ल 10-12 साल के बच्चे की थी। फिर उसे गुस्से में चीजें उठा उठाकर मारने की भी आदत थी। मैं कैसे उसे घर लेकर आ सकता था? वो तो मेरे पीछे से मोहल्ले के बच्चों का जीना दूभर कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे बाप ने मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही रेशमा को लेने मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं रेशमा का भाई हूं और उसे वापस ले जाने के लिए आया हूं। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था रेशमा को मेरे पास भेजने के लिए। कहने लगा, रेशमा के फादर ने रेशमा को यहाँ एडमिट कराया है और हम उनकी रजामंदी के बगैर रेशमा को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैंने डॉक्टर से कहा, मैं रेशमा का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसीलिए अब रेशमा की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर रेशमा को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैंने डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने से रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूँगा, तब डॉक्टर थोड़ा लाइन पे आया और रेशमा को मेरे साथ भेजने पे राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझे कुछ कागजात पे साइन करवाए और नर्स से कहा कि रेशमा को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में डॉल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल बाद उसे देख रहा था। किसी भी एंगल से तो नहीं लग रहा था कि वो पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नजरें हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वो तब भी थी, लेकिन अब तो उसने और भी रंग रूप निकाला था। वो डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें लेने आए हैं, तुम अब इनके घर पे ही रहोगी। ये सुनकर न जाने क्यों उनकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी, मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पे ले जाना चाहता था? मेरी बला से परे रहे मेंटल हॉस्पिटल, मैं उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़ा होना पड़ा। मैं रेशमा के सामने आया। मैंने कहा, रेशमा, मैं तुम्हारा भाई मनन हूँ। मनन भाई, देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं, अब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैंने उसे याद दिलाया तो वो मुझे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आ गया। वो एकदम खुशी से चौंकी थी। मनन भाई? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा मनन भाई। और फिर मैंने जेब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। मैंने कहा, रेशमा, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, मैं वो तुम्हें सारी दे दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाजार ले गया, उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिये में कुछ कुछ ठीक कर देना चाहता था। वो मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदी, लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने लगा, रेशमा की नज़र एक टॉय शॉप पे जाकर टिक गई। कहने लगी, मनु भाई, मुझे खिलौने लेने हैं। वो मुझे मनन की बजाय मनु भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पे ले गया। मुझे लगा वो एक डॉल खरीदेगी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाने शुरू कर दिए। फिलहाल इतने पैसे मेरी जेब में अभी नहीं थे। मैंने रेशमा को बड़े प्यार से कहा, अभी तक कोई एक डॉल ले लो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगा।
लेकिन वो जिद करने लगी और फिर मुझे रेशमा पे गुस्सा आने लगा। मैंने उसे सारे खिलौने छीनकर वापस रखे, उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वो किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकतें देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर भी अब गुस्सा आने लगा था। न जाने मुझे किसी मुसीबत में डालकर चला गया है मेरा बाप कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को पालता फिरूं, मजबूरन उसे बर्दाश्त करूं। रेशमा मेरी सौतेली माँ की पहले पति की बेटी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ दुनिया से चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी की मेरी सौतेली माँ से। जब मेरी सौतेली माँ दुल्हन बनकर घर में आई तो वो 3 साल की बच्ची को भी अपने साथ लाई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, ये रेशमा तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन ही समझना। लेकिन मैंने गुस्से से कह दिया कि ये लड़की मेरी बहन नहीं है, मैं कभी भी इसे बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो मेरी सौतेली माँ कभी अच्छी लगी थी, न ही मेरी यह सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद या तो मैं कमरे में चला जाता या फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था, लेकिन मुझे रेशमा नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस हुई जब मेरा सगा बाप मेरी बजाय उससे ज्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाए उठाए फिरता था जैसे वो उसकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता था। जब मैं अपने बाप को उस पागल लड़की से प्यार करते देखता तो मुझे न जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौनों से खेल रहा था। जब मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी, मैंने कहा, खबरदार जो मेरे खिलौने को छुआ भी। लेकिन वो जोर जोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैंने उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो दूर जाकर गिरी थी। उसी वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। ये देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी थी। पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मासूम सी बच्ची पे हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे रेशमा से नफरत सी होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती ही रही। फिर मैं 17 साल की उम्र में ही अपनी पढ़ाई को बाय बाय करने और पापा से जिद करने लगा कि मुझे लंदन जाना है। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने बाप के साथ जा रहा था तो मैं भी उसके साथ चला गया। कोई डिग्री तो मेरे पास थी नहीं, इसीलिए पेट्रोल पंप की जॉब कर ली। अब 10 साल बाद आया तब भी मेरे बाप ने सगे बेटे के बजाय सब कुछ सौतेली बेटी को दे दिया था। वो अब भी मुझसे जिद कर रही थी और मुझे उस पे गुस्सा आया कि मैंने उसके मुंह पे खींच के थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं जानता था ये थप्पड़ मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। वो जोर जोर से चीख मारकर रोने लगी थी। घर आकर भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था। शाम हो चुकी थी, वकील किसी भी समय घर पहुंच सकता था। मुझे अपने किए पे गुस्सा आया कि क्यों इस मुसीबत को थप्पड़ मार दिया। मैंने खुद पे जब्त बांधा और फिर रेशमा के पास आ गया। मैंने कहा, रेशमा देखो, मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौने लाकर दूंगा, अभी चुप हो जाओ। लेकिन वो किसी छोटे बच्चों की तरह रोए जा रही थी। मनु भाई गंदा है, मुझे थप्पड़ मारा। वो रोते हुए कहते लगी, मैं पापा को बताऊंगी, उन्हें घर आने दो। उस पागल को तो ये तक मालूम नहीं था कि पापा मर चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया था। 2-3 चॉकलेट खाकर ही वो चुप हुई थी। फिर मेरे कहने पे उसने मुंह हाथ धोकर अपने कपड़े भी बदल लिए थे। अगर वो चुप होती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी।
कोई उसे देखकर पागल नहीं समझ सकता था, लेकिन थी तो वो पागल ही। फिर वकील घर पे पहुंचा तो रेशमा से पूछने लगा कि मनन का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। ये सुनकर रेशमा ने मुझे घूरते हुए देखा। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं बता न दे कि मैंने उसे थप्पड़ मारा है। वो कहने लगी, मनु भाई गंदा है, और यह सुनकर मेरी जान लबों पे आई थी। फिर वो कहने लगी, मुझे टॉय लेकर नहीं देता है। वकील कहने लगा, मैं तुम्हारे भाई को पैसे दूंगा तो वो तुम्हें बहुत सारे टॉय खरीद कर दे देगा। ये कहकर एक चेक मुझे वकील ने दिया। कहने लगा, तुम्हारे पापा ने जो दुकानें खरीदी थी उनका आधा किराया रेशमा के इलाज पे खर्च करते थे और आधा उसकी फ्यूचर के लिए बैंक में जमा होता था। अब यहाँ घर पे है और तुम उसकी देखभाल करोगे तो ये तुम रखो। रेशमा की शादी के बाद ये चेक भी उसके पति को ही मिलेगा। ये सुनकर मेरी जान और भी जली थी। मैंने वो चेक उससे लिया। 50,000 का चेक था। बिना कमाई की मेरा महीना आराम से गुजर सकता था। अगले दिन मैंने रेशमा के लिए बहुत सारे खिलौने लाकर दिए। वो बहुत खुश हुई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे और मैं अपना दिमाग चलाता था कि रेशमा नाम की आफत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। मैं चाहता था कि रेशमा से मेरा पीछा छूट जाए और सारी जायदाद भी मुझे मिल जाए। फिर मैंने अपने बहुत ही भरोसेमंद दोस्त से बात की। मुझे कोई बेवकूफ सा लड़का चाहिए जिससे मैं अपनी बहन की शादी करवा सकूं और उसे सारी जायदाद वापस मेरे नाम करवा सकूं। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त कहने लगा, ऐसा लड़का मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। किसी गरीब लड़के को भी तुम लालच देकर अगर रेशमा की शादी करवा दोगे, तब भी वो जब यह जान लेगा कि वो करोड़ों का मालिक है, वो तुम्हें घर से निकाल देगा। मेरे दोस्त की बात ठीक थी। मेरे दोस्त कहने लगा, देख मनन, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम आ जाएगी और तुझे बिल्कुल भी हाथ पैर नहीं चलाने पड़ेंगे। बैठे बिठाए सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम चली जाएगी। मैंने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है? और फिर जो कुछ मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, मेरा खून खौलने लगा। गुस्से के मारे मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। मैंने कहा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो बहन लगती है मेरी और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ। उसने अपना गिरबान मेरे हाथों से छुड़ाया और कहने लगा, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। उसका बाप कोई और था और माँ भी कोई और थी और तुम्हारे माँ बाप भी अलग ही थे। तुम दोनों का कोई भी सगा खून का रिश्ता नहीं बनता है। तुम्हारी शादी हो सकती है और यही एक तरीका है कि तुम सारी जायदाद के मालिक बन सकते हो। ये सुनकर मैं चुप सा हो गया था। मेरा दोस्त वहां से चला गया। मैं सोच में पड़ गया था, लेकिन जब भी रेशमा से शादी के बारे में सोचता मेरा दिल खौलने लगता। मैं कैसे उससे शादी कर सकता था? मुमकिन ही नहीं था। लेकिन यह बात भी ठीक थी। मैं जिस इंसान से भी रेशमा की शादी करवाता, वो करोड़ों की जायदाद देखकर मुझे ही मेरे घर से वापस निकाल देता, मेरे ही बाप की जायदाद से बेदखल कर देता। मुझे लगा फिलहाल ये सब करने में कोई हर्ज भी नहीं है। मैंने दूसरे दिन अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी बात ठीक है। मैंने वकील से भी बात कर ली। वकील भी मेरे और रेशमा के रिश्ते के बारे में जानता था, इसीलिए कहने लगा, ठीक है, लेकिन आपको बस यह तो याद है ना, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, न ही रेशमा को छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे, इस सूरत में आपसे सब कुछ छिन जाएगा। ये वो कांटा था जो मेरे हलक में जाकर अटक गया था। मैं तो भूल ही गया था मेरे बाप ने मेरे लिए कौन कौन से कांटे बिछा रखे थे। लेकिन फिलहाल तो मुझे रेशमा से शादी करनी थी ताकि मुझे एक अच्छी खासी रकम मिलती
और मैं अपना बिजनेस शुरू करता। एक बार मेरा कारोबार जम जाता तो फिर कोई समस्या नहीं थी। मैं रेशमा को छोड़ देता तो क्या फर्क पड़ता था। मैंने रेशमा से शादी कर ली। उस पागल को तो शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो बस अपने खिलौनों में ही मगन थी। शादी के बाद मैंने वकील से अच्छी खासी रकम की डिमांड रख दी जो कि मुझे मिल गई थी, और फिर मैंने उन पैसों से अपनी एक छोटी सी गारमेंट्स की फैक्ट्री डाली और काम करना शुरू कर दिया। लेकिन असल समस्या तो रेशमा की थी। कोई भी नौकरानी मेरे घर दिन रात रुकने को तैयार न थी। वो कहती ये पागल लड़की है, एकदम आपे से बाहर हो जाती है और जो भी चीज हाथ में आती है उठाकर मार देती है, ये तो हमारी जान ही ले लेगी। मैं दिन में नौकरानी से घर का काम करवाया करता, खाना बनवाता और उसके जाने के बाद घर को बाहर से ताला लगाकर चला जाता। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रेशमा अंदर अकेले कैसे रहेगी। मुझे तो बस इस बात का भी एहसास नहीं था कि वो पागल है, खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। जब घर वापस लौटा तो पूरा घर बिखरा हुआ होता। रेशमा कुछ खाना खाती, बाकी सब फर्श पे गिरा हुआ मिलता और वो खिलौनों से खेल रही होती। मुझे देखकर मेरे पास आ जाती और बोलती, मनु भाई मेरे चॉकलेट लाए। मैं जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे थमा देता, लेकिन घर की बिखरी हालत देखकर मुझे गुस्सा आने लगता था। मैं अब उसे डांटने भी लगा था। मैं थका हारा घर पहुंचता और घर का हाल देखकर मेरा जी चाहता कि रेशमा का गला दबा दूं। एक बार तो हद ही हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो गैस की स्मेल नाक से टकराई थी और मुझे समझते देर न लगी कि रेशमा ने गैस सिलेंडर खोल दिया है। मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए और रेशमा को किचन से खींचकर बाहर सोफे पे बिठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पे रखा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरी उंगली में पहनी अंगूठी उसके गाल पे लगी थी और उसके गाल से खून बहने लगा था। कुछ पल के लिए तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई थी और फिर थोड़ी देर बाद उसने रोना शुरू कर दिया था। काफी देर के बाद घर से गैस की स्मेल आना बंद हुई थी, फिर भी मैंने उसे सोफे से हटाया नहीं था और उसे बार बार सवाल कर रहा था कि तुमने सिलेंडर खोला क्यों। रोते हुए बताने लगी, मुझे भूख लगी थी और सारा खाना गिर गया था। मैं खुद से खाना बनाने किचन में गई थी, लेकिन मुझसे गैस नहीं जल रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रेशमा को घर पे अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। उस दिन के बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया कि बीच बीच में मैं घर का एक चक्कर लगा लिया करता था, लेकिन रेशमा को बंद करके जाना मेरी मजबूरी भी थी। एक रात में गहरी नींद में सो रहा था जब बादलों की जोरदार आवाज पे मेरी आंख खुली थी। बाहर बारिश के शोर से मुझे एहसास हुआ बहुत तेज बारिश हो रही है। उसी समय मेरे कमरे का दरवाजा यूं खटका जैसे भूचाल आ गया हो। मैंने जल्दी उठकर दरवाजा खोला। रेशमा बाहर सामने बदहवास सी खड़ी थी। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लग रही थी मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई। मैं तो एकदम जम सा गया था। अब जबकि रेशमा के साथ मेरा रिश्ता बदल गया था, तो रेशमा की इस हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें अजीब तरह से धड़क उठी थी। मैंने झटके से रेशमा को खुद से दूर करना चाहा। मैंने गुस्से से रेशमा से कहा, रेशमा ये क्या हरकत थी। रेशमा कहने लगी, मनु भाई मुझे डर लगता है। मैंने कहा, पीछे तो हटो और मुझे मनु भाई मत कहा करो, सिर्फ मनु कहकर बुलाया करो। लेकिन रेशमा बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे इतना डर हुआ देखकर मैंने पूछा, रेशमा क्यों डर रही हो, किससे डर लग रहा है। अब भी वो मुझे में ही चिपकी हुई थी। मैंने मुश्किल से उसे खुद से दूर किया था। बारिश से डर लगता है। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी हालत ये थी
कि न जाने क्या हो जाएगा। मैंने उसे अपने बेड पे लिटा दिया। मेरा हाथ पकड़कर लेट गई। कुछ देर में ही वो सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी। मैं जितना ही चाहता कि उसकी तरफ न दूं, लेकिन मेरी नज़र पूरे कमरे में घूम फिर कर उस पे ही जा टिक जाती। मैंने जब देखा कि वो गहरी नींद में सो गई है, तो अपना हाथ उसके हाथों से खींचा और सोफे पे जाकर लेट गया। काफी देर तक सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी गहरी नींद में जा चुकी थी और मैं उठकर बाहर हॉल में आ गया और वहीं सोफे पे लेटकर सो गया। उन्हीं दिनों मेरी फैक्ट्री में एक लड़की जॉब करने लगी थी, जो अच्छी खासी खूबसूरत थी। मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। बहुत जल्दी हमने एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते थे। एक बार मैं उसे अपने घर लाया। उसे देखकर रेशमा के माथे पे बल पड़ गए। कहने लगी कि ये मेरे घर क्यों आई है, इसे बाहर निकालो। ये सुनकर रेनू मुझे देखने लगी। कहने लगी, मनन, तुमने क्यों पागल एक लड़की को घर में रखा हुआ है? मैंने कहा, इससे घर में रखना मेरी मजबूरी है। और फिर मैंने रेनू से कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया। रेनू कहने लगी, जल्द से जल्द इससे अपना पीछा छुड़ाओ। मैं शादी के बाद उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं ये सुनकर चुप हो गया। मैं रेनू को पसंद करने लगा था, इसीलिए मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द मेरा काम जम जाए तो मैं रेशमा से पीछा छुड़ा लूं। और फिर मुझे रेनू ने मशवरा दिया कि मैं रेशमा को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दूं। इस पागल लड़की की भी कोई जिंदगी है क्या? इसका तो मर जाना ही अच्छा है। इसी तरह से मेरी जिंदगी की मुश्किलें कम हो सकती है। अब स्लो पॉइजन से किसी को मुझ पे शक भी नहीं होगा। मुझे रेनू का यह मशवरा अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही दवा रेशमा के खाने में मिलाकर उसे देना शुरू कर दी। कभी वो पाउडर आइसक्रीम में डालकर देता और कभी खाने में मिलाकर दे देता। मैं यही सब चाहता था। अगले पार्ट में जानिए उसका सौतेला भाई मनन, जो कि अब उसका पति बन गया है, अपनी गर्लफ्रेंड रेनू की बात में आकर रेशमा को जान से मार दिया, या अब उसका इरादा रेशमा की खूबसूरत हुस्न को देखकर बदल गया है। आगे की कहानी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। तब तक के लिए राधे राधे।